शेखरिक जीवनी, बीज और अंकुर। शेखर का जीवन बहुत सूना हो गया था और इसीलिए जीवन में जो कुछ आता था वह मानो उसके रस की अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना चाहता था। हंसी की बात होती तो आवश्यकता से अधिक हंसता था। घूमने निकलता तो पागल कुत्ते की तरह दौड़ता था। लड़ता तो लड़ाई का कारण भूल जाने पर भी विरोध बनाए रखता। उसके जीवन में इससे एक झूठी तेजी आ गई थी, गति का एक भ्रम, जबकि वास्तव में वह निश्चल खड़ा था। खंडरों से घिरे हुए टीले की एक चोटी पर शेखर खड़ा था और उसके पैरों के पास उसका कुत्ता। चारों ओर फैले हुए अरहर के खेत थे। कभी हवा का झोंका आता तो अरहर के पौधों की चोटियां कुछ झुक जाती और फिर सीधी हो जाती, मानो हरी वर्दी पहने हुए बहुत से सिपाही पहरा देते देते एक साथ ही ऊँघ गए हों और फिर जाग कर सावधान खड़े हो गए हों। कुत्ते का नाम था तैमूर। शेखर उसे विशेष प्यार नहीं करता था, किंतु कुत्ता सदा उसके पीछे रहता था। न जाने क्यों उसने शेखर को अपना स्वामी मान लिया था। शेखर के खड़े खड़े ही कुत्ते ने शायद दूर कुछ देखा और सीधा नीचे अरहर के खेतों की ओर भागा। पीछे पीछे शेखर भी भागा। उसे कुछ करने की भीतरी प्रेरणा तो कोई थी नहीं। बाहर से जो धक्का उसे लगता उसी के आगे वह बह जाता था। हाथों से अरहर के पौधों में रास्ता बनाते हुए शेखर ने देखा कि तैमूर क्यों भाग आया था। बहुत से बटेर अनेक दिशाओं में भागे जा रहे थे और तैमूर कभी एक के पीछे कभी दूसरे के पीछे दौड़ा फिरता था, पर पकड़ किसी को नहीं पाता था। जिधर जिधर तैमूर भागता उधर उधर शेखर बहता। अरहर धीरे धीरे बहुत घने हो गए। शेखर कंधे बढ़ाए, सिर झुकाए, हाथों से उन्हें चीरता हुआ बौराए सांड की तरह बढ़ने लगा। फिर भी तैमूर का साथ नहीं पा सका। उसकी कमीज के चितड़े हो गए, बाहें और टांगें भी छिल गई, मुंह खरोच गया, पर बटेर कोई हाथ ना आया। पर अपने कुत्ते से भी अधिक ठीठ शेखर बढ़ता ही गया। उसके नंगे पैर भूमि पर रक्त की लाल छाप छोड़ते हुए चले, पर अभी बटेर कोई हाथ नहीं आया था। तैमूर ने उकताकर खेल छोड़ दिया, हार मान ली। शेखर भी झक मारकर रह गया। खंडरों के ऊपर सूर्य स्वर्ण बरसाता हुआ डूब रहा था। घर के पथ पर शेखर खून से लथपथ, थका हुआ, सिर झुकाए चला जा रहा था और सदा आगे रहने वाला तैमूर उसके पीछे पीछे मुंह लटकाए आ रहा था। बटेर कोई हाथ नहीं आया था, लेकिन खेल हो गया था, दिन बीत गया था। फिर अरहर के खेत, फिर आगे आगे शेखर और पीछे पीछे शेखर का कुत्ता तैमूर। अब तैमूर ही शेखर का भाई है, गुरु है, साथी है और सेवक है। अब देखिए, तैमूर जो है शेखर का कौन बन गया? भाई, गुरु, साथी, सेवक। शेखर की माँ सरस्वती को लेकर अपने पिता के गांव गई हुई है और शेखर पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अब देखिए, मज़े की बात है कि माता पिता घर पर नहीं थे तो शेखर पर किसी का नियंत्रण नहीं था और शेखर उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। शेखर निरुद्देश्य भटक रहा है, लेकिन उस उद्देश्यहीनता में एक प्रतीक्षा है। शेखर गणेशी की बाट देख रहा है। गणेशी कौन है? गणेशी जात का डोम है। शेखर के पिता की देखरेख में कुली का काम करता है। छुट्टी के समय वह आतिशबाजी तैयार करता है। इसी नाते वह शेखर का मित्र है, क्योंकि वह बहुधा शेखर को साथ ले जाता है और उसके सामने चीज़ों को तैयार करता है। बारूद बनाता है, अनारों में भरता है, पटाखे लपेटता है और साथ साथ शेखर को बताता भी जाता है कि शोरा, गंधक, कोयला अलग अलग कूटने चाहिए और मिलाते समय लकड़ी की चीज़ें काम में लानी चाहिए कि आग न लग जाए।
और छछूंदर लपेटने के लिए कागज़ को शोरे और सिरके के घोल में भिगोकर सुखा लेना चाहिए। कभी वह शेखर के आग्रह करने पर उसे बारूद कूटने भी देता है और कभी कभी कुछ पटाखे उसे दे देता है। उनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी शेखर पिता से कहकर गणेशी को छुट्टी दिला देता है और साथ घूमने ले जाता है। अब देखिए, बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसे एक तरफ अपना पालतू कुत्ता अपना गुरु लगने लगता है, अपना साथी लगने लगता है, और वहीं अपने घर का नौकर गणेशी वो भी अपना साथी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि गणेशी उसे शामिल करता है। बड़े जो करते हैं उसमें बच्चों को जब शामिल किया जाता है तो बच्चों को उनसे ज़्यादा लगाव होता है। तो ये घर का नौकर है गणेशी, शेखर को उसके प्रति काफ़ी लगाव होता है, क्योंकि गणेशी जो कुछ करता है वो उसे दिखाकर करता है और उसे शामिल भी करता है। आज उसकी प्रतीक्षा यूं हुई कि शेखर ने एक गोह लाने के लिए भेजा था। गणेशी ने ही उसे बताया था कि गोह कैसी भी दीवार चढ़ सकती है और उससे चिपक जाती है। गो आपको पता है, गो ये होता है, ये चिपक जाता है दीवार पर। अगर कोई उसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो भी नहीं छोड़ती, बल्कि पुराने ज़माने में लोग उसकी दुम में रस्सी बांधकर उसके सहारे किले की दीवारें फांदा करते थे। बड़े बड़े किले, जो फोर्ट है ना, जो राजाओं के जो किले हुआ करते थे, सेफ्टी के लिए उनके जो महल की सेफ्टी के लिए किला बनाया जाता था। और दुश्मन क्या करते थे, इस गो के सहारे ऊपर चढ़ते थे। उतना स्ट्रांग था जो गो। जब गणेशी ने बताया कि गो जिंदा नहीं आ सकती क्योंकि उसका कांटा जहरीला होता है, तब शेखर की आज्ञा हुई कि गणेशी उसे मार कर ले आए। शेखर अरहर का खेत पार करके निकला तो देखा सामने से गणेशी चला आ रहा है। दुबला पतला काला भूत, एक हाथ में लाठी लिए और दूसरे में दुम पकड़कर मरा हुआ गिरगिट सा लटकाए। पास आते ही बोला, बबुआ यह लो गोह। शेखर थोड़ी देर उसकी ओर देखता रहा। उसे कुछ निराशा सी हुई। यही है गो? फिर वह बोला, इसकी चमड़ी उतारो, हम रखेंगे। गणेशी ने हंसकर बताया कि गोह की चमड़ी बहुत पतली होती है, खाल नहीं उतर सकती। पर शेखर उसकी बातों में आने वाला नहीं था। खाल चीते की भी उतर सकती है, वह नित्य एक पर बैठता है, तब गोह की क्या बिसात। बोला, हम जो कहते हैं उतारो। गणेशी ने देखा, मानना पड़ेगा। उसने एक चाकू निकाला और गोह का पेट चीर डाला। शेखर कुत्ते को पकड़कर खड़ा रहा। आधे घंटे में खाल खिंच गई। शेखर ने कहा, इसे धूप में सूखने डाल दो, सूख जाएगी तब धो लेंगे। गणेशी ने कुछ कहे बिना मुस्कुराकर उसे सूखने के लिए फैला दिया। 3 दिन बाद वहाँ जो शेखर ने देखा वह कहने की ज़रूरत नहीं है। जब गणेशी ने हंसते हुए पूछा, बबुआ तुम देख आए वह गोह की खाल सूख गई है कि नहीं? तब उसने विस्मय दिखाते हुए कहा, कैसी खाल, कौन गो? बुद्धिमान गणेशी मुस्कुराकर चुप हो गया। शेखर ने नोट किया कि चमड़ी सभी की होती है, लेकिन चीता चीता है और गो। देखिए, बच्चा ये नहीं जानता था कि चमड़ी अलग अलग प्रकार की होती है। गणेशी के कहने पर भी वो नहीं मानता। वो तब विश्वास करता है जब उसने खुद देख लिया कि चीते की चमड़ी अलग होती है, सूखने पर भी अच्छा सा खाल बन जाता है चीते का, लेकिन गोह की चमड़ी सूखने पर एकदम से पतली होती है, इसलिए सूखने के बाद तो और भी पतली हो जाती है। जिस घर में शेखर रहता था उसके साथ आमों का एक बगीचा था। आम देशी थे और घटिया किस्म के, केवल एक वृक्ष कलमी आमों का था। उन दिनों आम पकने को हो रहे थे। शेखर रोज जाकर उन्हें ललचाई आंखों से देख आता था और उस दिन की कल्पना किया करता था जब वह पेड़ों पर न होकर उसके हाथों में होंगे। एक दिन अकेले वृक्ष पर कुछ पके से आम देखकर शेखर ने माली से कहा, हमें आम दो। लेकिन माली को सर्वथा उचित मांग से सहानुभूति नहीं हुई। बोला, बबुआ कल तोड़ूंगा। वो आम और डाली लगाकर
साहब के पास ले जाऊंगा। साहब के पास? शेखर को यह सरासर अन्याय लगा कि आमों को चाहने वाले शेखर से छीने जाकर वे आमों की उपेक्षा करने वाले उसके पिता के पास जाएं। बोला, देते हो कि नहीं? नहीं बबुआ। शेखर स्वयं पेड़ पर चढ़ने लगा। माली दूर खड़ा हंसता रहा, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़का पेड़ पर क्या चढ़ेगा। लेकिन शेखर के हाथों पैरों में क्रोध का बल था। वह ऊपर पहुंचा, आराम से एक डाल पर बैठा और चुन चुनकर पके आम खाने लगा। माली की मुस्कान चिंता में बदल गई। उसे देखकर शेखर का सारे आम खा डालने का निश्चय और भी पक्का हो गया, पर पेट ने साथ नहीं दिया। तब शेखर ने कच्चे, अधकचरे, पके सब प्रकार के आम तोड़ तोड़ कर मुंह से झूठे कर करके इधर उधर फेंकने आरंभ किए। प्रत्येक आम फेंकते हुए वह चिल्लाकर माली से कहता जाता, यह लो और यह लो और लो। माली यह नहीं सह सका और शेखर को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे आते देखकर शेखर ने कहा, आओ आओ, बेशक आओ, और ऊपर चढ़कर डाल के बिल्कुल सिरे पर ऐसा जा बैठा कि तनिक और भार पड़ने से वह टूट जाए। माली ने पुकारा, लौट आओ, नहीं तो गिरोगे। नहीं, तुम आओ, पकड़ो, देखूं मैं भी, और कुछ और आगे सरक गया। माली डर गया, बोला, बबुआ उतर आओ, ईश्वर के वास्ते उतर जाओ। तुम उतर जाओ, नहीं तो मैं और आगे जाता हूँ। माली उतर गया, वहाँ से चला गया। शेखर धीरे धीरे नीचे उतरा। वह भी भूमि पर पहुँचा नहीं था कि उसने देखा माली के साथ पिता चले आ रहे हैं। वह दार्शनिक हो गया था। उसने एक बार अपने गिराए हुए आमों की ओर देखा, फिर तैयार होकर खड़ा हो गया और मन ही मन गणित का एक सवाल करने लगा कि कितने आम फी थप्पड़ या कितने थप्पड़ फी आम पड़ेंगे। पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, यह संभावना विचार में लाने की नहीं थी। उसे पता था उसके पिता उसे थप्पड़ मारेंगे। अब केवल उसे इस बात की शंका थी कि कितने थप्पड़ पड़ेंगे। ये तो निश्चित था कि पिता थप्पड़ मारेंगे। ये तो एकदम निश्चित था कि पिता उसे थप्पड़ मारेंगे ही। लेकिन थप्पड़ नहीं पड़े। पिता ने सारी कहानी सुनकर हंस दिया। शेखर से बोले, तुमने खाए सो खाए, फेंकी क्यों? और माली से कहा, तुमने उसे क्यों कहा कि मेरे लिए डाली बनानी है, इसलिए नहीं मिलेंगे? यह एक अवसर था जबकि शेखर ने मार की आशा की और हंसी पाई। प्रायः इससे उल्टा ही हुआ करता था। फिर भी पिता के लिए शेखर के हृदय में अपार स्नेह था। शेखर के पिता ने एक नया मकान ले लिया है, पटना शहर में, गंगा के किनारे पर। अब शेखर का मुख्य काम है अपने बगीचे में से केले के पेड़ काटना और उनके स्तंभों पर लेटकर गंगा में बहना। उसे बहना ही कहना चाहिए, क्योंकि तैरना अभी तक सीखा नहीं। कई बार स्तंभ पर से फिसलकर उसने गोते खाए हैं, लेकिन सदा ही किसी ने उसे देखकर घसीट निकाला है। पिता के बहुत मना करने पर भी वह यह आदत नहीं छोड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी नदी पर अकेले बिना हाथ पांव हिलाए बहने के विचार में सामर्थ्य का कुछ ऐसा आकर्षक अनुभव है कि शेखर उसका मोह नहीं छोड़ सकता। अब देखिए, यह वही शेखर है जिसने बचपन में तैरना न जानते हुए भी कूद लिया था नदी में और डूबते डूबते बचा था। अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो ये क्या करता है, केले के जो तने हैं उसे काट कर, केले के जो पेड़ हैं उसे काट कर उस पर लेट जाता है। अब भी उसने तैरना नहीं सीखा है और यूं ही पड़ा रहता है गंगा नदी में। उसने 3 स्तंभों को बांधकर एक नाव बनाई। गंगा में उसे ले जाकर उस पर सीधा लेटकर हाथ से उसे धार में खे कर ले गया और फिर हाथ समेट कर निश्चल कभी इधर कभी उधर देखने लगा। दोनों किनारे धीर गति से प्रवाह से उल्टी दिशा में चलते हुए जान पड़ रहे थे। बहुत देर उनकी ओर देखकर शेखर आकाश की ओर देखने लगा। वर्षा हो चुकी थी। बादल के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर भागते फिरते थे।
कभी एक दूसरे से भिड़क कर एक हो जाते थे, कभी देखते देखते आकाश की प्रगाढ़ नीलिमा में घुल जाते थे। ओह, कितना सुंदर था उस प्रकार उस विस्तीर्ण नील आकाश में घुल घुल कर लुप्त हो जाना। शेखर ने भूले हुए सा सोचा, ऐसे मरूंगा जहाँ बाधा नहीं होगी। बाधा उसे लगा, जो जीवन वह जी रहा है वह बाधा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आज उसे मौका मिला है उसके बंधन से निकल भागने का। आज वह 3 कटे हुए वृक्षों का सहारा लेकर उस सुदूर देश में जा रहा है जहाँ गंगा जाती है, जहाँ वह समुद्र में मिल जाती है, जहाँ सूर्यास्त के सोने का टापू है और जहाँ इन्हीं नीलिमा में घुल जाने वाले बादलों से बने हुए सूत के वस्त्र पहनने वाली राजकन्या रहती है। शेखर उसके पास जाएगा और उससे कहेगा, मैं शेखर हूँ, मैं बंधनों के देश से आया हूँ। और वह उसे अपने पास बिठा लेगी और कहेगी, यहाँ तुम आबाद हो, उस सिरिस के फूलों के महल में तुम रहोगे और जो चाहो करोगे। अब देखिए, यही शेखर किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहता था, बचपन में नहीं चाहता था, थोड़े बड़े होने पर भी नहीं चाहता था। तो उसके मन में हमेशा यही लगा रहता था कि ये जो समाज है व्यक्ति को बढ़ने ही नहीं देता। समाज अपने तरीके से व्यक्ति को ढालना चाहता है, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे अध्यापक हो। तो बंधन किसी प्रकार का वो पसंद नहीं करता था। तो सिंबॉलिकली आज उसे लगा कि इन केले के पेड़ के ऊपर लेटकर वो गंगा में दूर बह चलेगा, एक ऐसी जगह जा पहुँचेगा जहाँ उसे कोई बंधन दिखाई नहीं देगा, जहाँ वह आबाद होगा, आराम से जी सकेगा, किसी बंधन, किसी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं है। और शेखर ने आंखें बंद कर ली। फिर उसे ध्यान आया, अरे वह देश तो बड़ी दूर है, वहाँ पहुँचने में तो दिनों लग जाएंगे, गंगा इतनी धीमी बहती है। लेकिन चिंता जहाँ वश कर सके उस दशा से वह परे निकल गया था। आकाश की, मुक्त वातावरण की आबाद विशालता उसके प्राणों में भर गई थी। वह स्वयं आबाद था, विशाल था, मुक्त था और यथार्थता पीछे थी। उसके मन में कविता की एक पंक्ति आ गई अंग्रेजी में, ओ मदर गैंजस वास्ट एंड स्लो। और वह धीरे धीरे बड़ी मेहनत से पंक्ति जोड़कर कविता पूरी करने लगा। जिस क्षण में शेखर को मालूम हुआ कि कविता पूरी हो गई है, उसी क्षण में उसने यह भी अनुभव किया कि उसकी पीठ ठंड से अकड़ गई है और उसके हाथ सफ़ेद सुन्न पड़ रहे हैं। उसने जाना कि वह घर से बहुत दूर बह आया है। घबराहट यथार्थता के संसार में है, उस सूर्यास्त के सोने के टापू के पथ पर नहीं। शेखर धीरे धीरे अनैच्छिक सी क्रिया से अपने को किनारे की ओर खेने लगा। जब किनारे लगा तब किसी तरह सूखी भूमि पर आया और धूप में औंधा लेट गया। जब वह नींद से उठा तब सूर्य ढल गया था। वह उठा और मांदा सा घर की ओर चल पड़ा। जब घर के पास पहुंचा तब चांद निकल रहा था और घर में बिल्कुल सन्नाटा था, यद्यपि बत्तियां जल रही थी। घर के भीतर घुसते ही उसने देखा बरामदे में माता पिता खड़े हैं, स्थिर दृष्टि से बाहर देखते हुए, और मानो एकाएक बूढ़े हुए। इतनी झुर्रियाँ उनके मुंह पर पड़ी हुई थी। शेखर को देखते ही वे खींचे हुए चेहरे कुछ ढीले पड़े। माँ की आंखों में आंसू आ गए और पिता एकदम से लौटकर ऊपर चले गए। ये घर से निकले हुए से कई घंटे हो गए थे और माता पिता इतने चिंतित थे कि कुछ ही घंटों में एकदम से बूढ़े नज़र आ रहे थे। मतलब कि चिंता की रेखाएं उनके मुंह पर पड़ी हुई थी, क्योंकि ये लड़का जो है इसकी हरकतें ऐसी हैं कि हम कह नहीं सकते कि यह कब क्या कर बैठेगा। तो इन्हें शंका थी कि कहीं यह गंगा में डूब तो नहीं गया। उनके पीछे पीछे शेखर ने जाकर देखा, घर में कोई नहीं है। यह उसे दूसरे दिन मालूम हुआ कि उसे खोजने के लिए लोग लालटेन लेकर नदी के किनारे बहुत दूर तक गए हुए थे। घर पर किसी तरह पता लगा था कि वह अकेला केले की नाव पर बैठकर बह गया है
और घर में खलबली मच गई है। यह समाचार सुनकर शेखर अपने को इतना भूल गया कि उसे बहुत चेष्टा करने पर वह कविता याद नहीं आ सकी जो उसने गंगा के वक्ष पर लिखी थी। केवल स्मारक सी पहली लाइन ही उसके मन में रह गई, ओ मदर गैंजस वास्ट एंड स्लो।